अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ इज़ अ कीवर्ड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। इफ़ जो है, इफ़ स्टेटमेंट पढ़ने लगे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें एक वर्ड इफ़ यूज़ होगा। तो इफ़ क्या है, एक कीवर्ड है। कीवर्ड किसे कहते हैं, हम पढ़ के आए थे कि ऐसे वर्ड्स जिनका मानी पहले से ही लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया जाए कि इसने क्या करना है। ठीक है, तो इफ़ क्या है, एक कीवर्ड है, यानी कि इसका मतलब पहले ही सी प्लस प्लस में स्टोर कर दिया गया है कि इस इफ़ ने क्या करना है, कैसे काम करना है। ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। हाय, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इफ़ स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। डिसीजन कहते हैं फैसला साजी, मेकिंग मैंने बनाना, फैसला बनाने वाली, फैसला साजी वाली स्टेटमेंट होती है। यानी कि जहाँ कहीं भी इफ़ स्टेटमेंट लगी होगी वहाँ पे फैसला किया जाएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे इस तरफ जाना है या मुझे उस तरफ जाना है, मुझे किस रास्ते पे चलना चाहिए। तो ये कंडीशन की बिना पे सारा होता है। जब हम नेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे उस वक्त हमें समझ आएगी। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। ये सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट या सिलेक्शन स्ट्रक्चर की सबसे सिंपल फॉर्म है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट ही पढ़ रहे हैं तो सबसे सिंपल फॉर्म पहले ही पढ़ते हैं, तो ये एक सिंपल सी फॉर्म है। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप स्टेटमेंट आर ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय चेकिंग कंडीशन। ये फैसला करती है कि मुझे कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है और कौन सी स्टेटमेंट को स्किप करना है। ठीक है, वो स्टेटमेंट एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा, यानी कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। और फैसला कैसे करती है, यानी कि वो कैसे देखती है कि मुझे किन को चलाना है, किन को स्किप करना है, एक कंडीशन की बिना पे, कंडीशन को चेक करते हुए। यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ। तो जब हमने फ्लो चार्ट पढ़े थे उस वक्त हमने एक डायमंड सिंबल पढ़ा था, ये वाला, यानी कि इसे कहते थे डायमंड सिंबल डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ से हमारा कंट्रोल एंटर होगा, जब एंटर होगा तो यहाँ पे एक कंडीशन लगी होगी। तो अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो यहाँ से निकल के ट्रू वाली साइड पे चला जाएगा, अगर फॉल्स है तो वो यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप जहाँ से मर्जी एरो निकाल सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो यहाँ से ट्रू वाला निकाल दें, नीचे से फॉल्स वाला, तो जहाँ से मर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट होता है। ठीक हो गया। अब बाकी अगर आप देखें तो यहाँ तक हमें समझ आ गई। अब देखें कंडीशन की बात करते हैं, तो कंडीशन कहाँ पे, तो हम पिछले लेक्चर में रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ के आए थे। कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स, और कहा गया था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स को ही हम कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, यानी कि ऐसे ऑपरेटर्स जो कि कंडीशन के लिए अप्लाई हों उनको हम कंडीशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। वो कौन से ऑपरेटर्स थे, उसमें हमारे पास ग्रेटर देन आ गया, उसमें हमारे पास लेस देन आ गया, उसमें हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, उसमें हमारे पास लेस देन इक्वल टू आ गया, उसमें हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, ग्रेटर देन लेस देन आ गया, उसमें हमारे पास इक्वल टू आ गया, इक्वल टू, उसमें हमारे पास नॉट इक्वल टू आ गया। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर भी कंडीशंस को मर्ज करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये देख लें कि जहाँ कहीं भी ये वाले ऑपरेटर यूज़ होते हों तो आप समझ लें कि वहाँ पे कंडीशन है। ये क्या कंडीशन है, इसका आंसर, इन सभी का आंसर या तो ट्रू आया करेगा या फॉल्स आया करेगा। इन सभी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया। अगर लेफ़्ट वाली चीज़ राइट से बड़ी है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर लेफ़्ट वाली चीज़ राइट से छोटी है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर लेफ़्ट वाली चीज़ राइट से बड़ी या बराबर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर लेफ़्ट वाली चीज़ राइट से छोटी या इक्वल टू है तो दुरुस्त आएगा, अदरवाइज फॉल्स। ये दोनों एक तरह ही काम करते हैं, इसको छोड़ दें आप। अगर लेफ़्ट वाली चीज़ राइट के इक्वल है तो इसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर लेफ़्ट वाली चीज़ राइट के इक्वल नहीं है तो इस वक्त इसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में सिर्फ यही देखा जाएगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट्स चल जाएंगी, कुछ स्किप कर जाएंगी, और अगर फॉल्स है तो उस वक्त भी कुछ चल जाएंगी, कुछ स्किप कर जाएंगी। ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी चल जाए, और ऐसा भी नहीं होता कि सारी की सारी स्किप हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द कंडीशन इज गिवन। आगे चलें जी, हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन के तौर पर मैंने कहा है कि रिलेशनल ऑपरेटर को ही हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं।
और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशन या कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ किया जाए उनको हम रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है द स्टेटमेंट आ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चल जाएंगी इफ़ स्टेटमेंट के बाद वाली, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ स्टेटमेंट के बाद वाली जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, अब देखें कि इसका सिंटैक्स पढ़ लेते हैं, यानी कि एक ख़ास रूल जिसके तहत इसे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा इफ़ के अंदर कंडीशन लगेगी और कंडीशन में कोई ना कोई होगा। फ़र्ज़ किया कि मैं कहता हूँ m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये मैंने कंडीशन लगा दी। अब m की जो भी वैल्यू होगी, m की जो भी वैल्यू अगर वो 40 से ज़्यादा हुई या 40 के इक्वल हुई तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। तो इसका आंसर ट्रू है तो इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट होंगी वो चल जाएंगी, और अगर इसका आंसर आ गया फॉल्स तो फिर कुछ ये स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी। ठीक है, दोबारा देखिएगा, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली चीज़ें चल जाएंगी, अगर फॉल्स हुआ तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। ठीक है, तो फिर कौन सी चीज़ें चलेंगी, तो यानी कि अगर फॉल्स हुई तो फिर भी कोई ना कोई चीज़ चलनी चाहिए ना। यानी कि देखें कि अगर मार्क्स 40 से इससे ज़्यादा आ गए तो हम लिख देंगे पास, और अगर 40 या 40 से ज़्यादा नहीं आए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। तो मैं कहता हूँ कि फिर फेल भी स्क्रीन पे शो होना चाहिए, यानी कि फेल वाली चीज़ भी शो होनी चाहिए। तो फिर ये इफ़ की एक लिमिटेशन थी, इफ़ में एक कमी थी कि यानी कि मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा आए तो ये बता देता है पास है, लेकिन अगर कम आए तो ये फेल के बारे में नहीं था बताता। तो इस वजह से यानी कि उसके लिए हमें इफ़ को दोबारा यूज़ करना पड़ता है, यानी कि अगर मार्क्स जो लेस देन है 40 के फिर स्क्रीन पे फेल शो हो, तो ये इफ़ की एक लिमिटेशन थी, इस वजह से न्यू से न्यू आगे कंट्रोल कंस्ट्रक्ट आए। ठीक है, तो ये लिमिटेशन भी मैंने आपको बता दी है। तो अब क्या है, अब इफ़ कंडीशन के बाद ये स्टेटमेंट लगी हुई है। ठीक है, अब देखें कंडीशन यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया गया। क्यों सेमी कॉलन नहीं लगाया गया, इस वजह से क्योंकि इस सारी चीज़ को एक ही तस्वर किया जाएगा, एक ही स्टेटमेंट माना जाएगा। तो देखें द अबव सेंटेंस इज़ यूज्ड एज ए सिंगल स्टेटमेंट, ये सारा सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे ही काम करता है। इससे ज़्यादा बेहतर है आप इसको इस तरह लिख लें कि इफ़ कंडीशन और इसके आगे ही स्टेटमेंट लिख लें। ठीक है, इसके आगे ही स्टेटमेंट लिख के सेमीकॉलन, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकॉलन लगेगा ना कि यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये आप इसको गौर से देख लीजिएगा। आ सेट ऑफ स्टेटमेंट, अगर मैं कहता हूँ कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स मैं चलाना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, इफ़ यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी और यहाँ पे करली ब्रैकेट लिख के जहाँ जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लिख लूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक ही लाइन में लिखी है, यहाँ पे उन्होंने न्यू लाइंस में लिख दिया है कि अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को मैं चलाना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे इनको करली ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कैन आल्सो बी मेड कंडीशनल, उन्होंने कहा है कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को भी एक कंडीशन की बिना पे चलाया जा सकता है या एक कंडीशन में रखा जा सकता है। इन दिस केस, इस केस में दी स्टेटमेंट्स आर रिटन इन करली ब्रैकेट्स, इस केस में हम स्टेटमेंट्स को करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, करली ब्रेसेस में, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखी करली ब्रेसेस में, जैसे यहाँ पे है करली ब्रेसेस में। द सेट ऑफ स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों तो उनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स भी पढ़ के आए थे, उनको छोड़ दें, यानी कि इन दोनों को मिक्स नहीं करना, ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। ये हमारे पास आ गया, इफ़ कंडीशन चेक होगी सेमीकॉलन नहीं आएगा, अगर ये कंडीशन ठीक हुई तो ये वाली चीज़ें चल जाएंगी, अगर फॉल्स हुई तो कोई चीज़ नहीं चलेगी, बल्कि हमारा ये कुछ भी नहीं चलेगा, फिर यहाँ से जो नीचे प्रोग्राम लिखा होगा वही चलता जाएगा। ठीक है, तो जब फॉल्स हो तो कोई चीज़ नहीं चलती, ये इसकी एक लिमिटेशन है, ये इसकी एक हद थी, लेकिन हमें इससे आगे जाना था, तो इस वजह से हमने इफ़ को कम दर्जा देते हुए मज़ीद चीज़ें निकाल लें। ठीक है, तो ये लिमिटेशन भी बता दी। अब हम इसका फ़्लो चार्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास इसका फ़्लो चार्ट आ गया। फ़्लो चार्ट यानी कि ये कैसे बहेगा, इसका फ़्लो क्या होगा, कंट्रोल इसमें एंटर हुआ, अगर स्टेटमेंट यानी अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ये स्टेटमेंट्स चल जाएंगी और चलने के फ़ौरन बाद हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट चलेगा, लेकिन अगर फॉल्स हुई तो हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट चलता जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। लिमिटेशन बताई गई हैं, लिमिटेशन मैंने भी आपको एक बता दी। ठीक है, लिमिटेशंस में आप देख लें कि इफ़ स्टेटमेंट इज़ द सिंपलेस्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर, सिंपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, लेकिन ये वेरी लिमिटेड है इन इट्स यूज़, अपने इस्तेमाल में बहुत ही महदूद हद तक है। स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं अगर कंडीशन ट्रू हो, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोई भी चीज़, कोई भी कुछ भी नहीं होता।
ठीक है। यूज़र में वांट टू यूज़र चाहता है कि अगर एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो है वो कंडीशन ठीक होने की बिना पे चलें, और अगर फॉल्स हो जाए तो उस वक्त भी कुछ कंडीशन चलनी चाहिए। जैसे अगर बच्चा पास है यानी कि 40 से ज़्यादा मार्क्स है, यानी कि जैसे 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं, कंडीशन ट्रू हो जाए तो स्क्रीन पे पास शो हो जाए, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए यानी कि 40 से कम मार्क्स है तो स्क्रीन पे फेल शो हो जाए। तो ये फेल वाला सीन नहीं था इसमें, तो इस वजह से ना इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इन दिस सिचुएशन स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज इफेक्टिवली, इसमें इफेक्टिवली तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता। एग्जांपल दी गई है, पास शो हो जाए जब बच्चा 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स ले, फेल शो हो जाए अगर 40 या 40 से कम हो। लेकिन हम इसको सिंपल इफ से नहीं कर सकते, अगर करना चाहते हैं तो हमें पास के लिए अलहदा कंडीशन लगानी पड़ेगी, फेल के लिए अलहदा, यानी कि इफ़ जो है वो 2 दफ़ा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली बात थी। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट हम अपना प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम नंबर 1 क्या है। तो प्रोग्राम करने से पहले जो मैं बच्चों को चीज़ें बताता हूँ वो आप सुन लें कि हमारे प्रोग्राम में ये चीज़ें तो आपने चौथे चैप्टर में इतने प्रोग्राम करवाए, तीसरे में करवाए, अब ये 5वां चैप्टर है। अब फिर भी इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जब हम अपने प्रोग्राम में कोई फंक्शन यूज़ करेंगे ना, उस फंक्शन का कंपाइलर को नहीं पता। जैसे मैं आपका नाम लूँ ना, आप किसका, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मैं आपकी डिटेल लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप कौन है, मुझे पता भी चले आप कितने काबिल हैं, क्या है क्या नहीं है, तो मैं आपके कॉलेज वालों से, आपकी यूनिवर्सिटी वालों से रब्ता करूँगा और वहाँ पे आपकी सारी डिटेल लूँगा। आप लोग का रोल नंबर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये तो यानी कि आपकी जो सारी डिटेल है ना वो एक फ़ाइल में पड़ी हुई है कॉलेज वालों के पास या यूनिवर्सिटी वालों के पास। इसी तरह जब मैं सी इन, सी आउट, गेट, सी एच, क्लियर स्क्रीन वगैरह को यूज़ करता हूँ तो कंपाइलर को इनके बारे में नहीं पता। तो कंपाइलर को पहले मैं इनकी फ़ाइल देता हूँ, यानी कि ये वाली फ़ाइल देता हूँ, इसमें उनकी डिटेल पड़ी होती है, और इस फाइल को मैं अपने प्रोग्राम के साथ इंक्लूड करवाने के लिए इंक्लूड का यूज़ करता हूँ। और ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। क्या है, चैप्टर नंबर 2-3 में हम डिटेल से डिस्कस करके आए। ठीक है, आप ये जान लें कि मैंने सी इन और सी आउट यूज़ करना है तो उसके लिए आई ओ स्ट्रीम, और मैंने गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन यूज़ करनी है उसके लिए कुनायो डॉट एच, यानी कि कंसोलिंग इनपुट आउटपुट, और आई ओ स्ट्रीम यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये मैंने 2 यूज़ कर ली। अब देखें, ये आप हर एक में यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ सी इन, सी आउट यूज़ करेंगे वहाँ आई ओ स्ट्रीम डॉट एच, और जहाँ जहाँ आप गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन यूज़ करेंगे वहाँ ये वाली लाजमी। अब देखें वाइड मेन जो है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वाइड मेन के बारे में सभी को पता है, मेन फंक्शन होता है, डिटेल से हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करके हैं। अब जो भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे वो यहाँ से किया करेंगे कर्ली ब्रेसिस के अंदर से। ठीक है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो 4 बेसिक चीज़ें हुआ करेंगी। कितनी? 4 बेसिक चीज़ें। पहली बात ये, आपने क्लियर स्क्रीन ना इसके ऊपर लगा लिया करना है, यानी कि मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ, अच्छे से समझ आएगी। 1 मिनट, यहाँ पे हम समझते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, बच्चों मैं अपने प्रोग्राम को कर्ली ब्रैकेट के अंदर से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट बना ली। अब हमेशा मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा लूँगा। ठीक है, ये क्यों लगाता हूँ ये सारा मैंने बताया है। गेट सी एच लगा लूँ करूँगा, वैसे ही गेट सी एच मैं नहीं यूज़ किया करता, यानी कि ये हमारा इसका इस्तेमाल कुछ है लेकिन हमारी बुक्स में इसको किसी और काम के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये इनपुट के लिए यूज़ होता है लेकिन हम इसको स्क्रीन रोकने के लिए यूज़ कर रहे हैं। देसी नुस्खा चलाई जाए चलाई जाए चलाई जाए, जबकि इसकी बजाय हमें आल्ट एक्स बटन यूज़ होता है यूज़र स्क्रीन के लिए, वो यूज़ करना चाहिए। चलें जी, देखें कि ये हमारी जो अब इसके अंदर हमारा जो प्रोग्राम आया करेगा वो 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, 4 से ज़्यादा नहीं। एक क्या है, इनपुट, यानी कि हम कोई ना कोई इनपुट दिया करेंगे। एक हमारे पास क्या होगा, प्रोसेसिंग आ जाएगी, ये तो सभी को पता होगा, इनपुट, प्रोसेसिंग, और इसके पास आउटपुट। ठीक है, अब जिन चीज़ों में हम इनपुट देंगे या जिन पे प्रोसेसिंग करवाएंगे या जिन की आउटपुट लेंगे, तो उन चीज़ों को पहले मैं डिक्लेयर भी करवाऊंगा ये चीज़ें हैं क्या, किस डाटा टाइप की है। ठीक है, तो ये 4 हर एक प्रोग्राम में होंगी। तो देखिए मैंने क्या करना है, मैंने एक बच्चे के मार्क्स एंटर करवाने हैं, फिर मैंने देखना है वो 40, यानी कि देखें बच्चे के मार्क्स एंटर करवाऊंगा, इनपुट दूंगा, फिर उस पर प्रोसेसिंग होगी कि वो 40 से ज़्यादा है कि नहीं, अगर है तो स्क्रीन पे शो हो जाए कि वो पास है। ठीक है, और ये 40 मार्क्स जहाँ पे एंटर करवाने हैं, किस किस्म के मार्क्स होंगे, कैसा होगा, क्या होगा, तो उसके लिए मुझे इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंटीजर डाटा टाइप का एक ले लेता हूँ, मार्क्स वेरिएबल, मार्क्स। ठीक है, ये मैंने मार्क्स ले लिया, किसका, इंटीजर डाटा टाइप का, और ये मेरी डिक्लेरेशन होगी। इनपुट देनी है तो मैं कर दूंगा सी इन मार्क्स में इनपुट चला जाए। ठीक है, ये सीन कैसे यूज़ करते हैं चैप्टर नंबर 4 में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ये मेरे पास मार्क्स में इनपुट आ गए। अब इस पर प्रोसेसिंग करनी है, अगर तो
अगर तो मार्क्स की जो वैल्यू है, अगर तो वो मार्क्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 के है, ठीक है, तो फिर स्क्रीन पे शो हो जाए, मैं सी आउट इसके आगे ही लिखने लगा हूँ, तो फिर स्क्रीन पे शो क्या हो जाए, स्क्रीन पे शो हो जाए पास। बस ये हमारा प्रोग्राम आ गया। और अगर हम चाहते हैं कि अगर मार्क्स 40 से कम है तो फिर स्क्रीन पे शो हो जाए फेल, तो फिर हम यहाँ पे लगा देंगे अगर मार्क्स जो है वो लेस देन है 40 के तो स्क्रीन पे शो हो जाए, यानी कि मैं लिख दूंगा सी आउट, और यहाँ पे लिख दूंगा डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखूंगा स्क्रीन पे शो हो जाता है, स्क्रीन पे शो हो जाएगा फेल। तो ये ले, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने मार्क्स एंटर करने हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे अब देखें, अब यहाँ पे देखें कि ये मेरी डिक्लेरेशन हो गई, ये मेरी इनपुट हो गई, ये मेरी प्रोसेसिंग वाला सिस्टम हो गया, और ये आउटपुट हो गया। ये प्रोसेसिंग है और यही आउटपुट है, ये वाली चीज़ आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट भी मैंने यहाँ पे करवा दिया। अब देखें यहाँ पे, अब सी इन जो है इनपुट के लिए, सी आउट आउटपुट के लिए। अब इनपुट में मैं आउटपुट यूज़ करने लगा हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ कि मार्क्स एंटर करने से पहले मुझे स्क्रीन पे नज़र आना चाहिए कि आप मार्क्स एंटर करें, तो मैं यहाँ पे सी आउट लगा दूंगा, यहाँ पे सी आउट लगा दूंगा, एंटर मार्क्स, ठीक है, एंटर मार्क्स। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया। कैसे चलेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखें सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर मार्क्स, यानी कि मार्क्स इंटीजर 2 बाइट का डब्बा बन जाएगा मेमोरी में, ठीक है। फिर वो स्क्रीन पे शो करवाएगा एंटर मार्क्स, मार्क्स शो करवाएं, फिर मैं एंटर मार्क्स, मार्क्स की वैल्यू दें। तो अगर फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, यानी कि अगर मैं वैल्यू यहाँ पे मार्क्स में दे देता हूँ 47, तो 47 इसमें स्टोर हो जाएगा। अब चेक करेगा क्या कि 47 40 से ज़्यादा है, तो बिल्कुल ज़्यादा है, स्क्रीन पे पास शो हो जाएगा। और फिर चेक करेगा क्या 47 40 से कम है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये चीज़ नहीं चलेगी, हमारा गेट सी एच हो जाएगा और एंड हो जाएगा, ठीक है। अब फ़र्ज़ किया कि मैं मार्क्स दे देता हूँ 37, ठीक है, तो पहले इस पर चेक करेगा क्या 40 से, या क्या 37 40 से ज़्यादा है या इसके इक्वल है, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ये चीज़ नहीं चलेगी। इस पे आएगा क्या 37 छोटा है 40 से, जी बिल्कुल छोटा है, तो ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा फेल, ठीक है। तो इस तरह प्रोग्राम चलेगा। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये क्या करेगा, ये पास होने वाली चीज़ बताएगा लेकिन फेल होने वाली नहीं बताएगा। इस वजह से इफ़ की ये लिमिटेशन है, यानी कि इफ़ जो है वो इस्तेमाल करने में इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर हम फेल के लिए भी करवाना चाहते हैं हमें दूसरी इफ़ यूज़ करनी पड़नी थी। अब अपने प्रोग्राम पे आते हैं। ये बस 4 चीज़ें आपने याद रखनी है, डिक्लेरेशन, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आ जाए, ये हमारा प्रोग्राम था। तो अब देखें, इंट मार्क्स उसने करवा दिया क्लियर स्क्रीन, यहाँ पे उसने लगा दिया सी आउट में लिख दिया इंटर योर मार्क्स। आप जो मर्जी लिख सकते हैं, डबल कोटेशन में स्क्रीन पे शो हो जाएगा, तो ये स्क्रीन पे शो हो गया, ठीक है। आप सीन में मार्क्स की वैल्यू स्टोर करवाएंगे, 50 स्टोर करवा ली। अगर मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा है तो स्क्रीन पे ये चीज़ शो हो जाए। मैंने पास अकेला लिखा था, यहाँ लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन यू हैव पास। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, बस इतना छोटा सा सिंपल सा सादा प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, अच्छे तरीके से समझ आएगी। प्रोग्राम नंबर 5.2 है, स्टेटमेंट पढ़ के ही हमें समझ आ जाया करेगा। उन्होंने कहा है कि एक प्रोग्राम लिखे डैट इनपुट, तो इनपुट के लिए सीन, ठीक है, 2 नंबर्स को इनपुट ले, तो ये पहला नंबर ए में, दूसरा नंबर बी में, ठीक है। और इससे पहले स्क्रीन पे शो हो एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। एंटर अ नंबर, ये पहला नंबर इनपुट दे दिया, एंटर दूसरा नंबर, ये हमारा दूसरा नंबर इनपुट कर दिया। अब उन्होंने कहा कि एंड फाइंड, फाइंड करना है, तो फाइंड करना है यानी कि हमने प्रोसेसिंग करनी है, ये प्रोसेसिंग आ गई। वेदर बोथ आर इक्वल आर नॉट, तो ये हम देख रहे हैं, यानी कि इफ़ में लगा देंगे कि ये प्रोसेसिंग हमारी लग जाएगी। कंडीशन लग गई कि ए इक्वल है बी के कि नहीं। अगर ए बी के इक्वल हुआ तो स्क्रीन पे शो हो जाएगा बोथ नंबर्स आर इक्वल, और अगर इक्वल ना हुए तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं शो होगा। तो ये हमारी आउटपुट हो गई, ये हमारी प्रोसेसिंग हो गई, ये हमारी इनपुट वाला क्राइटेरिया हो गया, और ये हमारी डिक्लेरेशन हो गई, क्योंकि ए बी को यूज़ कर रहे हैं, ए और बी इंटीजर होना चाहिए। ये क्लियर स्क्रीन है, ये गेट सी एच आपको बताया। तो ये हमारा सारा प्रोग्राम हो गया। अभी हम टर्बो पे ये प्रोग्राम करके देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको प्रोग्राम थोड़ा ओवरव्यू दे जाऊँ। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड इफ द सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ हर्ट। बस पहले दोनों नंबर्स इनपुट लेने हैं, अभी अभी देख के आए, डिक्लेरेशन करनी है, और हमने कहना है क्या पहले नंबर का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर जो है वो बी के इक्वल है कि नहीं। अगर ए का स्क्वायर बी के इक्वल आ गया तो यानी कि हम कहेंगे सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, और अगर नहीं आया तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं शो होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये प्रोग्राम नंबर 4 है। ये क्या लिखा गया है कि अगर तीन सब्जेक्ट के मार्क्स लें तो ये इनपुट आ गई। तो ये पहले की इनपुट, दूसरा, तीसरा, 3,
फिर इनकी एवरेज फाइंड करें। एवरेज क्या करते हैं, एवरेज का फार्मूला लगा दिया कि सभी को प्लस करके 3 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर एवरेज 80 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो डिस्प्ले हो जाए यू आर अबव स्टैंडर्ड एडमिशन ग्रांटेड, ठीक है। तो देखें, यानी कि यहाँ पे देख लें, सारा मेन फंक्शन में देखा करेंगे। ये डिक्लेरेशन हो गई, ठीक है। हमने फ्लोट में एक एवरेज ले लिया, आप चाहें तो इसको इंटीजर भी ले सकते हैं, लेकिन एवरेज बेस्ट है, फ्लोट बेस्ट है। क्लियर स्क्रीन लग गई, ये 3 इनपुट्स आ गए। पर एवरेज का फार्मूला लगा के पहले एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम कहेंगे कि अगर एवरेज 80 से ज़्यादा है, आप इसकी जगह ये भी कर सकते थे, यानी कि 3 नंबर अगर हम ए बी सी लेते ना, तो ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाय 3.0 ऐसे कर लेते। क्या एवरेज ग्रेटर देन है 80 से, इस तरह हम लगा सकते थे, लेकिन हमने अपना काम इजी करने के लिए इस सारे को एक फार्मूले में कर लिया, ठीक है। तो इस तरह भी, यानी कि इसकी जगह हम ए वी जी लिख लेंगे अब। क्यों, क्योंकि मैंने ये इसके इक्वल पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो अगर ये ठीक कंडीशन हुई, तो अब मैंने 2 स्टेटमेंट्स चलानी है, तो मैंने करली ब्रैकेट में लिख दिया यू आर अबव स्टैंडर्ड और एडमिशन ग्रांटेड। आप चाहते तो इसे एक लाइन में भी कर सकते थे, यानी कि यहाँ पे लिख देते ये वाला और फिर \n लगा के ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख देते। एक स्टेटमेंट में भी ठीक था, लेकिन उन्होंने 2 में कर दी, 2 में करने के लिए करली ब्रैकेट यूज़ कर ले, ठीक है। तो ये हमारा ये भी प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम है 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर। तो ये मज़े की बात है। 3 नंबर ले लिए, ये इनपुट हमने करवा ली। अब इनपुट के बारे में नहीं मैं बताया करूँगा, ये इनपुट हो गई, ये हमारी क्या हो गई, डिक्लेरेशन हो गई। ये 3 नंबर्स और ये मैक्सिमम क्या हमने लिया है, मैक्सिमम में हम वो वैल्यू रखवाएंगे जो तीनों में मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो फ़र्ज़ किया मैक्सिमम में, देखें ये 3 नंबर्स एंटर किए 20, 30 और 12। पहले इसमें मैं 20 रखवाऊंगा, यानी कि पहले मैं मैक्सिमम को वैल्यू दूंगा 20, पहले नंबर वाली। अब इस 20 को कंपेयर करूंगा 30 से। क्या 20 30 से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो फिर ये 30 वाली वैल्यू मैक्सिमम को चली जाए, ठीक है। अब 30 और 12 को कंपेयर करवाऊंगा, यानी कि अब इसको 30 चले गए। अब 30 और 12 को कंपेयर करवाऊंगा, क्या 30 बड़ा है 12 को, हाँ, तो 30 का 30 ही रहे मैक्सिमम में। तीनों कंपेयर हो गए, 30 स्क्रीन पे शो हो गया। जैसे देखें, आप 3 भाई हैं ना, तो मैं दरमियान वाले को पहले सबसे बड़े वाले से कंपेयर करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी बड़ा जो है वो तो बड़ा है, तो फिर हम बड़े पे आ गए। फिर बड़े वाले को एंड वाले से कंपेयर करूंगा, यानी कि तीनों को आपस में कंपेयर करूंगा, जो सबसे बड़ा हुआ करेगा वो मैक्सिमम को चला जाएगा, अगर बड़ा नहीं है तो मैक्सिमम की वैल्यू वही रहा करेगी। तो देखें, एक वैल्यू मैक्सिमम को चले गई, ठीक है। अब देखेंगे कि बी नंबर मैक्सिमम से बड़ा है कि नहीं। अगर बी मैक्सिमम से बड़ा है तो फिर बी को मैक्सिमम की वैल्यू चले जाए, और अगर नहीं बड़ा तो मैक्सिमम को एक ही वैल्यू ही रहे। फिर हम ए बी को कंपेयर कर लिया, फिर हम मैक्सिमम और सी, यानी कि मैक्सिमम में देखें ए और बी को कंपेयर करेंगे, इनमें से जो भी बड़ा हुआ ना वो वैल्यू मैक्सिमम को चली जाएगी। फर्ज किया बी बड़ा था बी, अब बी और सी को कंपेयर करेंगे, बी और सी में जो बड़ा हुआ वो मैक्सिमम को चले जाएंगे। तो ए से भी कंपेयर कर लिया, बी सी तीनों कंपेयर हो गए, फिर मैक्सिमम जो भी वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी होगी। इस प्रोग्राम को हम चला के देखेंगे, हमें उस वक्त अच्छी तरीके से समझ आएगी, ठीक है। यहाँ से एक प्रोग्राम लिखना है जो कि डिटरमाइन करे व्हाट इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो पॉजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, अगर एक नंबर ले लिया n 0 से बड़ा है तो हम सी आउट करवा देंगे पॉजिटिव। सी आउट के यहाँ पे क्या लिख देंगे, पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। और अगर नंबर जो है वो 0 के इक्वल है तो यहाँ पे स्क्रीन पे शो क्या हो जाएगा, सी आउट यानी कि इक्वल टू 0। और अगर 0 से छोटा है तो स्क्रीन पे क्या शो हो जाएगा, नेगेटिव। यही बात है बस, ये देखें इन छोटे छोटे प्रोग्राम है, बस समझने की बात है। कंसेप्ट क्लियर है ना। ये डिक्लेरेशन हो गई, ये इनपुट हो गई। अगर 0 से बड़ा है नंबर इज पॉजिटिव, अगर 0 से छोटा है नंबर इज नेगेटिव, अगर 0 के इक्वल है नंबर इज 0। बस नीचे गेट स्केच लगा हुआ है, ठीक हो गया। राइट प्रोग्राम जो कि 5 नंबर लें, पांचों को आपस में कंपेयर करेगा, यानी कि जो सबसे मैक्सिमम हुआ करेगा। तो अब ये देखें कंडीशन के आगे ही उन्होंने स्टेटमेंट लगा दिया, ठीक है। तो ये सारा हम प्रोग्राम अभी करके देखते हैं। तो चलिए, ये लास्ट प्रोग्राम है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको अब हम समझते हैं, अच्छे तरीके से समझ आएंगे। फुल स्क्रीन रहने देते हैं, यही ठीक है। यहाँ पे देखें, इस सभी को मैं रेज कर देता हूँ। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि 5 नंबर्स एंटर किए जाएं और जो सबसे बड़ा है वो स्क्रीन पे दिखाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये चीज़ें लगी हुई हैं। अब देखें, मैं कह देता हूँ कि इंट जो है वो ए बी सी
डी और ई, ये मैंने 5 नंबर एंटर करवा लिए, ठीक है, इसमें रखूँगा। और फिर एक मैक्सिमम में मैक्सिमम वैल्यू रखूँगा, मिनिमम में मिनिमम, सारे इंटीजर मैंने लिए हैं। इसके बाद देखें कि इनपुट करवाऊँगा, तो इनपुट के लिए मैं कहूँगा सी आउट, ठीक है। पहले स्क्रीन पे मुझे नज़र आना चाहिए, क्या चीज़ नज़र आनी चाहिए, मैं कहूँगा एंटर द 5 नंबर्स, 5 नंबर्स, ठीक है, 5 नंबर्स एंटर करवाएं या 5 डिजिट। फिर सी इन मैं एक में ही सारे करवाने लगा हूँ, ठीक है। पहले ए की वैल्यू एंटर करूँगा, फिर बी की, और फिर सी की, फिर डी की, और फिर ई की, ठीक है। ये 5 नंबर यहाँ पे मैंने एक ही स्टेटमेंट में इनपुट करवा दिया। अब मैं कहूँगा कि अब मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम और मिनिमम को वैल्यू दे दूंगा ए की, मैक्सिमम और मिनिमम को वैल्यू दे दूंगा ए की दे दी। अब इस ए को कंपेयर करवाऊंगा, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम को बी से कंपेयर, फिर सी से, फिर डी से। तो देखिए मैं कहूँगा कि अगर मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आ गई, ग्रेटर देन आ गई किससे, अगर बी की वैल्यू नहीं, अगर बी की वैल्यू ग्रेटर देन आ गई मैक्सिमम से, तो फिर क्या होगा, फिर मैक्सिमम को वैल्यू चले जाए बी की, क्योंकि बी मैक्सिमम आ गया ना, बी मैक्सिमम से बड़ा आ गया। और अगर इसी तरह जो है वो सी की वैल्यू बड़ी आ गई मैक्सिमम से, तो फिर मैक्सिमम को वैल्यू चले जाए सी की, ठीक है। और इसी तरह अगर, यानी कि इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ मैक्सिमम आना था, ठीक है। अगर डी की वैल्यू आ जाए, यानी कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाए, डी की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाए मैक्सिमम से, तो फिर डी को किसकी वैल्यू चली जाए, फिर मैक्सिमम को डी की वैल्यू चली जाए, ठीक है। ये वाले सादा सा प्रोग्राम है, देखें। और अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाए मैक्सिमम से, तो उस वक़्त फिर मैक्सिमम को वैल्यू चली जाए ई के, ठीक है। और अब मिनिमम के लिए कर लेता हूँ, अगर बी की वैल्यू मिनिमम हो जाए मिनिमम से, तो फिर मिनिमम को वैल्यू चले जाए बी की, ठीक है। और अगर बी की वैल्यू, अगर अब बी की नहीं, अब सी की जाएगी ना, बी से तो हमने कंपेयर कर लिया है, सी पे जाएगी। और अगर सी की वैल्यू लेस देन हो जाए मिनिमम से, ठीक है, तो फिर मिनिमम को वैल्यू चली जाए किसकी, डी की, ठीक है। और अगर डी की वैल्यू जो है वो मिनिमम आ जाए किससे, मिनिमम से, तो उस वक़्त स्क्रीन पे मिनिमम की वैल्यू चली जाए ई की, ठीक है। और फिर सी आउट हो जाए, सी आउट हो जाए क्या, लार्जेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाए। कौन सा शो होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम में आया है, ठीक है। और इसके बाद न्यू लाइन में लेने के लिए एंडल यूज़ कर लेता हूँ, एंडल, ठीक है। एंडल मैंने न्यू लाइन के लिए लिख लिया। अब मिनिमम नंबर के लिए मैं लिख दूंगा मिनिमम नंबर इज़ नंबर जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और वो वैल्यू कहाँ से उठाई जाएगी, मिनिमम में से, ठीक है। तो ये हमारा कंपाइल करने लगा हूँ, कंपाइल किया, ये मैंने रन किया। तो पहले मैं एंटर करता हूँ वैल्यू, 23 कर दिया मैंने, 53 कर दिया, 43 कर दिया, 44 कर दिया, 65 कर दिया। लार्जेस्ट नंबर इसमें से 65 है, मिनिमम 23 है, ठीक है। एक और प्रोग्राम दोबारा करके देख लेता हूँ, ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने डन कर दिया। 23, 53, 43, 12 और ये वाला कर दिया। तो लार्जेस्ट नंबर, मिनिमम नंबर भी इसलिए ये वाला आया है क्योंकि वो मैंने रेंज से बाहर कर दिया। 32 नहीं, बल्कि मिनिमम नंबर ये नहीं था आना चाहिए, मिनिमम नंबर, 1 मिनट दोबारा चला के देखता। ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने डन किया। 12, एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ, एक ये ले लिया, एक ये, और एक 1 ले लिया। तो मिनिमम नंबर कितना आ रहा है, 12, और मैक्सिमम नंबर ठीक आ रहा है। तो मिनिमम नंबर में मैंने कोई गलती तो नहीं की, तो मिनिमम नंबर यहाँ पे देखें तो अगर मिनिमम जो है, अगर बी जो है वो लेस देन है मिनिमम से, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी। अब देखें अगर बी मिनिमम है तो बी की वैल्यू इसको चली जाए, ठीक है। यानी कि जो मिनिमम होगा उसकी वैल्यू जाएगी ना मिनिमम को। अगर सी मिनिमम से भी छोटा है तो फिर सी की वैल्यू चाहिए, और अगर डी मिनिमम से भी छोटा है तो फिर डी की वैल्यू चाहिए, और अगर ई छोटा है हमारी मिनिमम की वैल्यू से भी तो फिर ई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम को ई की वैल्यू चाहिए, मिनिमम को ई वैल्यू की जाए। चलिए जी अब कंपाइल करता हूँ, अब देखिएगा
ये 12, ये 43, ये एक ये वाला नंबर और एक ये और एक 1 लिख देता हूँ। अब देखें तो लार्जेस्ट नंबर जो है वो 5332 आ गया, मिनिमम 1 आ गया। ठीक है, एक मिस्टेक थी, ठीक हो